ओके, तो थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर 2 आ चुका है और मुझे इसी का इंतज़ार था, क्योंकि उसमें जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो था क्रिश्चियन बेल का विलन लुक, यानी कि गॉर द गॉड बुशर, और वो हमें इसमें देखने को मिल गया। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि ट्रेलर में शुरू से लेकर आखिरी तक क्या क्या डिटेल्स हैं जो हम देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आगे शायद मूवी में या फिर एमसीयू में भी क्या होने वाला है। तो ट्रेलर शुरू होता है कोर के नैरेट करने से कि थॉर की जर्नी कैसे बीत रही है कुछ नीले रंग के लोगों से। नीले रंग के लोग पिछले वाले ट्रेलर में भी दिखाए थे। अब ये नीले रंग के लोग कौन हो सकते हैं? ये नीले रंग के लोग हो सकते हैं इंडिगार प्लैनेट के लोग। और इंडिगार प्लैनेट के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर कई साल तक कोई बारिश नहीं हुई थी, किसी गॉड्स ने इन लोगों की सुधि नहीं ली। लेकिन जब एक छोटी सी बच्ची ने थॉर से प्रार्थना की बारिश के लिए, क्योंकि उसने थॉर का नाम सुना था वहाँ पर आते जाते लोगों से स्पेस से, तो थॉर ने वहाँ पर आकर बारिश करी। और जब उसने पता लगाया कि यहाँ के गॉड्स आखिर कहाँ हैं, मतलब इस प्लेनेट का ख्याल रखते थे द स्काई लॉर्ड्स, वो आखिर कहाँ गए और उन्होंने इन लोगों को क्यों छोड़ दिया, तो उसे पता लगता है कि वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। और ऑब्वियसली उन्हें किसने मारा है? गॉर द गॉड बुशर ने। लेकिन लगता नहीं कि मूवी इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ट्रेलर को देख के तुम्हें साफ साफ नजर आएगा कि ये यहाँ पर किसी तरह की बैटल लड़ रहे हैं। और यहाँ पर वैसे शायद बारिश की कमी हो, लेकिन कोई भी इतना सीरियस तो लग नहीं रहा कि यहाँ के गॉड्स मारे गए हों। और उसके बाद थॉर को कूल जैकेट में दिखाया गया, लेकिन जिस सीन में वो जैकेट पहन रहा है इस वाले में, तो तुम पीछे खड़े हुए क्रैगलन को देख सकते हो। क्रैगलन इस वक्त गार्डियंस के साथ काम कर रहा है, और क्रैगलन वही बंदा है जिसको योंडू का फिन और एरो मिले थे। सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये योंडू का सक्सेसर है। आगे के सीन में एसगार्ड, जिसकी ग्लोरी वापस आ रही है। यहाँ पे गोल्फ कोर्स है, बड़े बड़े जहाज खड़े हुए हैं जो शायद यहाँ पर एसगार्ड घूमने के लिए आए हैं। गोल्डन कलर वापस आ रहा है, मतलब सीधी सीधी चीज़ें वापस ट्रैक पर जा रही हैं। उसके बाद थॉर का वापस कॉस्ट्यूम चेंज। और कॉस्ट्यूम की बात करूं तो इस मूवी में बहुत सारे कॉस्ट्यूम चेंज होने वाले हैं थॉर के, क्योंकि वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ बिलोंग करता है। तो वो एक के बाद एक कॉस्ट्यूम चेंज करेगा और वेल शायद पता लगा ही लेगा कहाँ बिलोंग करता है। इसके बाद आगे के सीन में तुम देखो जहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो ऑब्वियसली ये लड़ाई हो रही है एसगार्ड में, और सारे के सारे एसगार्डियंस लड़ रहे हैं क्योंकि वो लड़ सकते हैं, वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पावरफुल। और यहाँ पर थॉर जब अपना हथौड़ा उठाने की कोशिश करता है या हथौड़ा पकड़ने की कोशिश करता है, तो हथौड़ा सीधा चला जाता है जेन फॉस्टर के हाथ में, क्योंकि अब हथौड़े की नई मालिक है जेन फॉस्टर। और हथौड़ा पता नहीं क्यों अपने आप डिसाइड कर लेता है कि उसको किसके हाथ में जाना है, किसके हाथ में नहीं जाना। मतलब इस सीन में ऑब्वियसली दोनों के दोनों ही वर्दी हैं, लेकिन वो फिर भी जेन फॉस्टर के हाथ में जाता है। एंड गेम में फैट थॉर जब पास्ट में जाता है और देखता है कि उसकी माँ उससे मिलती है और वहाँ पर वो अपना हथौड़ा समन करने की कोशिश करता है, तो वो फैट थॉर के हाथ में आ जाता है उस टाइम के थॉर को छोड़कर। उस टाइम भी हथौड़ा ये डिसाइड कर लेता है कि उसे फैट थॉर के हाथ में जाना है। और तो मुझे लगता है कि हथौड़ा ये डिसाइड करता है कि इस टाइम उसकी ज़्यादा ज़रूरत किसको है। तो ऑब्वियसली इस वाली मूवी में थॉर को हथौड़े की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक एक्स है, यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर। इसकी ज़रूरत है जेन फॉस्टर को, तो वो थॉर को छोड़ के जेन फॉस्टर के हाथ में चला गया। और जो ये सिम्बियोट जैसे क्रीचर्स पीछे लड़ रहे हैं, तो वेल ये सिम्बियोट तो लग नहीं रहे, किसी तरह के कीड़े लग रहे हैं। और अगर कीड़ों की बात हो रही है तो मार्वल यूनिवर्स में एक स्पीशीज़ ऐसी है जो एसगार्डियंस पर हमला कर चुकी है, और जो कीड़े भी हैं वो है वर्लनैक्सियंस। वर्लनैक्सियंस एक वॉरियर स्पीशीज़ है, ज़्यादातर लोगों को पकड़ते हैं, गुलाम बनाते हैं, बेचते हैं, और लग रहा है कि ये किसी तरीके से गौर से मिले हुए हैं और इन्होंने एसगार्ड पर हमला कर दिया है। अब ये किसी से मिलके काम करने वाली स्पीशीज़ तो है नहीं, लेकिन देखते हैं फिर मूवी में क्या हो। उसके बाद वेलकरी अपने उड़ते हुए घोड़े पर किसी तरह के होल में से तोड़ कर बाहर आ रही है, और आगे हम देखते हैं कि थॉर और कोर्ग किसी तरह के हॉल में खड़े हुए हैं। यहाँ पर और भी सारे लोग खड़े हुए हैं, तो इसे देख के लगता है ये किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी से मिलने वाले हैं। और मेरा अंदाज़ा है कि ये ज़रूर वेलकरी से मिलने वाले होंगे। यहाँ पर एक के बाद एक लोग वहाँ की किंग से मिल रहे हैं, यानी वेलकरी से। तो अब थॉर और कोर्ग की बारी है। अगला सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें तुम देखते हैं कि जब जेन फॉस्टर अपने माइटी थॉर वाले लुक में ऊपर से नीचे कूदती है पूरी बिजली से चमचमाती हुई। वेल ये भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग इसके पीछे की स्टैचूज़ हैं, जिसमें से एक तो लग रही है लिविंग ट्राइब्यूनल की, दूसरी लग रही है ओआटू की द वॉचर। तो मतलब ये किसी तरह का बड़ा सा हॉल है जहाँ पर गॉड्स के स्टैचूज़ बने हुए हैं, लेकिन सीधे शब्दों में कहूँ तो लिविंग ट्राइब्यूनल और ये सारे कैरेक्टर गॉड से थोड़े ज़्यादा ऊपर। लिविंग ट्राइब्यूनल का जो छोटी सी क्लिप थी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखने को मिली थी, तो हो सकता है कि अब लिविंग ट्राइब्यूनल भी एमसीयू में आने वाला हो, क्योंकि मल्टीवर्स की भसड़ तो वैसे ही मच रही है और मल्टीवर्स को जज लिविंग ट्राइब्यूनल ही करता है। लिविंग ट्राइब्यूनल के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा पिछला वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने लिविंग ट्राइब्यूनल का क्या काम है और कौन है वो ये डिस्कस किया है। आगे के सीन में जब जेन फॉस्टर कहती है कि कितने साल हो गए हैं, 3 4, तब थॉर उसे कनेक्ट करता है और उसे एक्यूरेट टाइम बताता है कि 8 साल हो गए हैं। अब 3 और 8 में टोटल 5 साल का अंतर है, यानी कि ये बात पॉसिबल है कि थैनोस की चुटकी बजाने के बाद जेन फॉस्टर धूल बन गई हो और वो सीधे 5 साल के गैप के बाद लौटी है, इसलिए उसे मालूम नहीं कितने साल हो गए हैं। और तो थॉर उसे बता रहा है कि 8 साल हो चुके हैं और 5 साल के लिए तुम पूरे के पूरे टाइम पीरियड से गायब थी, तो
तो हमें घंटा कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं। और आगे के सीन जिसका हमें इंतज़ार था, क्रिश्चियन बेल के गॉड की आवाज़, और ये किसी तरह के रेड स्पेस में है। और अगर रेड स्पेस की बात करूँ तो मार्वल यूनिवर्स में रेड स्पेस नल स्पेस हो सकता है, क्योंकि वहाँ का सारा एटमॉस्फेयर भी रेड कलर का है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी ऑलमोस्ट रेड कलर का है, तो पॉसिबली ये दोनों जगह सेम हो। नल स्पेस क्या है इसका डिस्कशन मैं शायद किसी और वीडियो में करूँ, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसके लिए पूरा एक वीडियो लग जाएगा। लेकिन फिलहाल गॉड द गॉड बुचर नल स्पेस में क्या कर रहा है ये तो शायद मूवी देखकर ही पता चले। अगर ये नल स्पेस हुआ तो देन वी सी गॉड का फेवरेट हथियार यानी कि नेक्रोसोर्ड। अब ये नेक्रोसोर्ड है या नहीं है ये बात अभी भी थोड़े असमंजस में है, क्योंकि अगर ये नेक्रोसोर्ड है तो ये इस यूनिवर्स को कनेक्ट कर देगी नल से। नल यानी कि द गॉड ऑफ सिम्बियोट। अगर इसके बारे में भी जानना चाहते हो तो दूसरा वीडियो मेरा देख लेना जिसमें मैंने गॉड ऑफ सिम्बियोट नल का डिस्कशन किया है। अगर इसके बारे में भी जानना चाहते हो तो मेरा दूसरा वीडियो देख लेना जिसमें मैंने नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट का एक्सप्लेनेशन दिया है। एनीवे बैक टू द ट्रेलर। अगर ये नेक्रोसोर्ड है तो ये इस यूनिवर्स को कनेक्ट कर देती है नल के यूनिवर्स से, और नल का यूनिवर्स सिम्बियोट से कनेक्टेड है, और सिम्बियोट्स के राइट्स सोनी के पास हैं। तो मुझे लगता नहीं कि एमसीयू पूरी तरीके से नल को दिखा भी सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस सोर्ड का ओरिजिन इस मूवी में कुछ और ही होगा। आगे के सीन में गॉड एक अजीब से टेंटिकल्स से भरी हुई जगह पर घुस रहा है, और अगर इन टेंटिकल्स को गौर से देखो तो ये थोड़े बहुत तो सिम्बियोट्स जैसे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये सिम्बियोट्स हैं। अगर ये सिम्बियोट्स हैं तो ये जगह हो सकती है सिम्बियोट्स का होम प्लानेट क्लिंटार। और क्लिंटार क्या है और वहाँ पर कौन है ये सब भी मैंने अपने नल वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो वो जाकर देख लेना। हालांकि अगर इस ट्रेलर पर वापस आएँ तो मुझे नहीं लगता कि ये क्लिंटार है, ये कुछ और ही जगह। और उसके बाद गॉड की अपनी ओथ, ऑल गॉड्स विल डाई, मतलब सारे के सारे गॉड्स मारे जाएंगे। अब अगर इस सीन में तुम गौर पर थोड़ा सा गौर करो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इसकी आंखों के ऊपर 2 लाइनें हैं, लेकिन प्रीवियस सीन में जो हमने देखा था इसकी आंखों के ऊपर कोई भी लाइन नहीं। तो मेरे हिसाब से ये इवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा सफ़ेद भी कम है, लेकिन पीछे वाले सीन में ये थोड़ा सफ़ेद भी ज़्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ से भी गौर अपनी पावर ऑब्टेन कर रहा है गॉड्स को मारने के लिए, वो धीरे धीरे उसे भी मार रही है या फिर उसे इवॉल्व कर रही है। इसलिए कभी उसके मुंह से वो काला रंग का लिक्विड मुंह से निकल रहा है, और कहीं पर उसकी स्किन सफ़ेद है, लेकिन इस सीन में इसकी स्किन सफ़ेद नहीं है। ऊपर से आँख के ऊपर 2 लाइनें भी हैं जो कि प्रीवियस फ्रेम में नहीं थी। तो इस दोनों सीनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ऐसा ही लगता है कि गॉड द गॉड बुचर खुद भी मर रहा है गॉड्स को मारने के साथ साथ, और इस करप्शन का रीज़न हो सकता है वो सोर्ड, जो शायद ऑल ब्लैक या नेक्रोसोर्ड ना हो, कुछ और ही और चीज़ खतरनाक हो जो यूज़ करने पर तुम्हें भी मार डालेगी। लेकिन क्योंकि गॉड्स को मारना ही चाहता है तो वो इस डील के लिए तैयार है। उसके बाद हम जेन फॉस्टर को ओलंपस में लड़ते हुए देख सकते हैं, लेकिन इसके लड़ने का स्टाइल थोड़ा अलग है, तो लगता है कि म्योनीर ने कुछ नई ट्रिक्स सीख ली हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं गॉड को। गॉड एक अजीब से प्लैनेट पर है या फिर एक अजीब से मून पर है, और उसने सोर्ड को बीच में से पकड़ रखा है और उस मून में धंसा दिया, और तुम देख सकते हो कि पूरा का पूरा मून एक्सप्लोड हो गया और बर्बाद हो रहा है। सीधी बात ये है कि मून उस सोर्ड से बर्बाद हो रहा है, मतलब सोर्ड में इतनी पावर है कि एक पूरे के पूरे प्लैनेट को तबाह कर सके। लेकिन जिस तरीके से गॉड ने इस सोर्ड को पकड़ रखा है बीच में से, इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि ये पहला टाइम होगा जब गॉड इस सोर्ड को पकड़ेगा। मतलब इसी सीन में इसे ये सोर्ड मिलेगी और इसी सीन में ये इसे ज़मीन में धंसाएगा और पूरे के पूरे मून को तबाह कर देगा। क्योंकि अगर इसे पहले से पता होगा कि मुझे ये मून तबाह करना है और सोर्ड इस पर पहले से होगी, तो फिर बीच में से पकड़ के क्यों तबाह करेगा, ऊपर से हैंडल से पकड़ के सीधा ज़मीन में मारेगा ना। नाउ गॉड मून को अपनी तलवार मार के तबाह करेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। एक बेहतर पॉसिबिलिटी से भी ज़्यादा ये है कि ये दोनों सीन आपस में कनेक्टेड हैं ही नहीं। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि ये मून जो तबाह हो रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, बिजली से हो रहा है, और बिजली के देवता ही इसे तबाह कर सकता है, यानी कि थॉर। और दूसरी तरफ मून में जो तलवार मार रहा है गॉड, ब्लैक रंग की नेक्रोसोर्ड या फिर ऑल ब्लैक, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक पावर क्रिएट कर सकती है। तो कंक्लूजन, ये दोनों सीन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मार्वल ने बस एक के बाद एक ने ऐसा लगा दिया है कि लग रहा है कि इस मून को गॉड तबाह कर रहा है, पर एक्चुअली में ये मून तबाह हो रहा है थॉर या जेन फॉस्टर की पावर से। तो क्योंकि मार्वल की आदत है ट्रेलर में अपने व्यूअर्स को धोखा देने की, तो उन्होंने यहाँ पर भी वही किया, दोनों सीन्स को ऐसे लगा दिया जैसे कि ये एक के बाद एक हैं और इस मून को गॉड तबाह कर रहा है, पर एक्चुअली में ये दोनों सीन बिल्कुल अलग हैं। गॉड जिस प्लेनेट पर है, जो भी कर रहा है वो अलग है, और ये मून जो इलेक्ट्रिसिटी से तबाह हो रहा है ये अलग है। उसके बाद ओलंपस, ज़्यूस और थॉर लड़ता हुआ गॉड से एक ब्लैक एंड वाइट स्पेस में। अब अगर इस ब्लैक एंड वाइट स्पेस की बात करूं तो एक बहुत ही अजीब बात यह है कि ये ब्लैक एंड वाइट क्यों है। मतलब थॉर के कपड़े तो पूरे कलर हैं, तो ये स्पेस ब्लैक एंड वाइट क्यों है। तो ऐसा हो सकता है कि गॉड जब इससे लड़ रहा हो तो इसे किसी दूसरे डायमेंशन में ले आए हो। यहाँ पर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं,
और अगर वापस गौर की आंखों पर आ जाऊं तो तुम देखोगे कि ये येलो है। येलो आंखें एमसीयू में एक और कैरेक्टर की थी, वो था हेमडाल। और हेमडाल अपनी आंखों से लोगों की सोल्स को देख सकता था। तो अगर हेमडाल वाली पावर भी गौर में है तो ये बात एक्सप्लेन करती है कि वो थॉर से क्यों कह रहा है कि तुम दूसरे गॉड्स की तरह नहीं हो जिनको मैंने मारा है, क्योंकि वो थॉर की सोल में देख सकता है हेमडाल की तरह। अब हेमडाल की पावर कहाँ से आई, और अगर ये सेम पावर गौर पर है तो ये दोनों पावरें कहाँ से आई, ये शायद इस मूवी में एक्सप्लेन हो जाए। वेलकरी भी इस सीन में गॉड से लड़ रही है और तुम इसके हाथ में देखो तो इसके हाथ में है एक लाइटनिंग बोल्ट। ये लाइटनिंग बोल्ट ओरिजिनली बिलोंग करता है ज़्यूस से। तो ये ज़्यूस का सिग्नेचर वेपन वेलकरी पे कैसे आया, इसकी मुझे सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन नज़र आ रही है, वो ये है कि मूवी के इस टाइम तक ज़्यूस मारा जा चुका है और उसका सिग्नेचर वेपन वेलकरी यूज़ कर रही है। उसके बाद ओलंपस में थॉर अजीब से कपड़ों में लड़ते हुए और इसके हाथ में एक अजीब सा हथियार है जो ऐसा लग रहा है जैसे कि वंडर वुमन का लैसो है, लेकिन ये ऑब्वियसली वंडर वुमन का लैसो नहीं है क्योंकि यूनिवर्स ही अलग है। तो जो भी होगा मूवी में देख ही लेंगे। लेकिन उससे भी अजीब बात यह है कि आखिर ये यहाँ लड़ क्यों रहा है। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि ज़्यूस और थॉर दोनों ही गॉड ऑफ थंडर हैं और हो सकता है इनके बीच में कोई ऐसी हिस्ट्री हो जो अभी तक एमसीयू में ना दिखाई हो, किसी तरह की राइवलरी जो हमें अब देखने में आएगी और हमें पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और पहले से ही एक दूसरे से चिड़े हुए रहते हैं। उसके बाद गौर रोते हुए और उसके मुंह से वही ब्लैक लिक्विड जो मैंने कहा था, अब ये शायद अपने पास्ट को याद करके रो रहा हो क्योंकि इसका पास्ट ऑब्वियसली दर्द भरा हुआ है। गॉड्स ने इसके साथ कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उसी का बदला गौर ले रहा है सारे गॉड से इस मूवी में। उसके बाद वापस वो ब्लैक एंड वाइट डायमेंशन और उसके बाद तुम देख सकते हो कि वापस वही हॉल जिसमें ट्राइब्यूनल, वाटू, डेथ और शायद इन्फिनिटी के स्टैचू लगे हुए हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि ज़्यूस ने थॉर को पकड़ लिया है और वो कह रहा है कि चलो पता करते हैं तुम आखिरी में कौन हो। अब ये बात अजीब है क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ज़्यूस इसे पहले से नहीं जानता, और अगर इसे पहले से नहीं जानता तो फिर ये इसे लड़वा क्यों रहा। एनीवे, थॉर के सारे कपड़े उतरने के बाद अगर तुम उसकी पीठ पर ध्यान दो, जैसा कि यहाँ पर कोई भी नहीं दे रहा है, तो तुम्हें पता चलेगा वहाँ पर एक टैटू बना हुआ है जिसमें लोकी का हेलमेट बना हुआ है और लिखा हुआ है RIP लोकी, यानी कि रेस्ट इन पीस लोकी। तो ये थॉर का तरीका हो सकता है अपने भाई को उसे एक तरह का ट्रिब्यूट देने का। तो एनीवे, ये तो थी ट्रेलर की कुछ डिटेल्स जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई और डिटेल्स मुझे पता चलती है तो मैं आगे की वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।